हेलो एवरीवन, आई कनिष्का वेलकम यू ऑल टू वानी 24। आज मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्राइम मिनिस्टर सर अपनी स्पीचेस में मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स पर इतना एम्फेसाइज क्यों करते हैं? वो क्यों बोलते हैं हमें कि हम जब भी मार्केट में जाएं तो ये इंश्योर कर लें कि प्रोडक्ट भारत में ही बना हो? क्या ऐसा सिर्फ इसीलिए है कि वे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, या इसकी कोई और वजह भी है? अभी आप इमेजिन करिए, आप एक फ़ोन की कंपनी खोलना चाहते हैं। आपने अच्छा सा प्लान बनाया और आपने वो कंपनी खोल भी ली। पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका और वो माल भी आपका। आपने ये फ़ोन की कंपनी इस सपने में खोली कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपने सोचा कि चलिए माल तो हमने अपनी कंपनी में डाल ही लिया है, क्यों ना ज़रा मार्केट को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। आपके माल की डिमांड कितनी है? क्या सप्लाई चेन कैसी है? लोगों को इंटरेस्ट भी है? फीचर्स कैसे हैं? और आप जिस प्राइस पर लोगों को ये सामान बेच रहे हैं, मार्केट में उसका प्राइस क्या है? आप जाते हैं, आप दुकानदार से कहते हैं कि आप फ़ोन दिखाएं, वो आपको फ़ोन दिखाता है। सेम फीचर्स, सेम फैशन और सेम ब्रांड, सब बहुत अच्छा है। जब आप उनसे पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, तो वहीं आपको एक छोटा सा धक्का लगता है। आपने वो फ़ोन 20,000 का बनाया था, भाई साहब बेच रहे हैं 10,000 का। दिमाग तो खराब ही होना था। आपने पूछा 10,000 का, आप बोलते हैं ये तो रॉ मटेरियल से भी सस्ता है, आप ये कैसा माल बेच रहे हैं? तो उसने कहा कि भाई साहब, इस रेंज में तो आपको ये फोन आसानी से मिल जाएगा, आप मार्केट एक्सप्लोर कर लीजिए, इसमें नई बात क्या है? भाई बड़ी टेंशन में निकलते हैं, जाते हैं अपनी दुकान पे, एक्सप्लोर करते हैं, भाई क्या हो गया है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं मैं ही वो उस सामान को महंगे में तो नहीं खरीद लाया, कहीं किसी ने मुझे ही तो नहीं लूट लिया है? आपने अपने फाइनेंसेस चेक किए, अपना सामान देखा, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ तो 1,000 रुपए तक की गुंजाइश नहीं है कि हम भाई 1,000 रुपए छोड़ दें। ये लोग तो पूरे 10,000 रुपए छोड़ रहे हैं। हम वापस उस दुकान पे जाते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये क्या चक्कर है? तो वो आपको बताता है कि ये तो माल चाइना का है, चाइना से माल आ रहा है और इतने में ही बिक रहा है। आपने बहुत सोचा, यहाँ तक कि आपको भी एडवाइस कर देते हैं कि ऐसा कीजिए, आप भी चाइना से माल मंगाइए, वो माल सस्ते में बेचिए और अच्छा खासा प्रॉफिट आपका भी और उनका भी, सब खुश। दुकानदार भी खुश, खरीदने वाला भी खुश और बेचने वाला भी खुश। बहुत बढ़िया। आप घर जाते हैं, ये तो रही पूरी रियलिटी चेक। लेकिन घर जाके आपको रियलाइज होता है कि जो कंपनी इतने अरमानों से खोली गई बहुत जल्द बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई महंगा माल क्यों खरीदेगा? जरा कंज्यूमर की नज़र से सोचिए, क्या आप दो सामान जो कि सेम दिखते हैं, सेम कंपनी के हैं, सेम फीचर्स के हैं, क्या आप वही सेम चीज़ महंगे में खरीदना पसंद करेंगे या सस्ते में खरीदना पसंद करेंगे? आप ये भी नहीं देखेंगे कि वो सामान बन कहाँ रहा है, वो मैन्युफैक्चरर है कौन, या फिर किसने वो माल मार्केट में लेके आया। आप तो खरीद लेंगे सस्ते वाला, ऑफ कोर्स भाई, हम पैसा खर्च क्यों करें? यही कहानी है सारे इंडियन कंज्यूमर्स की। हम सामान खरीद तो लाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली वो सामान हमारे देश पर कितना नुकसान पहुंचा रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड डंपिंग। When a country sells its products lesser than the price of raw materials to another country and flood its market with their products, it is called dumping. कूड़े के ढेर की तरह वो अपना सामान यहाँ भेज देते हैं और हम भेड़ चाल में खरीद लेते हैं। जहाँ हम पैसे बचाने की सोचते हैं, वो हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी उसी माल पर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हम कितना डिपेंडेंट है उस माल पर, हम लोग सोचते ही नहीं है। अब तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या इसी तरीके से चाइना का माल हमारे मार्केट्स को एक्सप्लॉइट करता जाएगा? ये सिर्फ फोन्स की कहानी नहीं है। अगर हम लोग गुजरात में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को देखेंगे, तो चाइना का जो सोलर पैनल इंडिया के अंदर आ रहा है, वो सोलर पैनल ग्लास जो कि उसको यूज किया जाता है उस सोलर पैनल को बनाने में, उससे भी सस्ता है। इसी तरीके से गुजरात की सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गई। महाराष्ट्र में चलते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमने खोली, लेकिन जो केमिकल चाइना से आ रहे हैं
वो इतने सस्ते बिके कि हमारी यूनिट्स बंद हो गई। ये कोई नई बात नहीं है। 2005 से 2010 का दौर याद कीजिए। नोकिया की कंपनी आज कहाँ है, क्या आपको पता है? ब्लैकबेरी कंपनी का क्या हुआ, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, ओप्पो, वीवो, ये सारी कंपनीज कितना फ्लरिश कर रही है ये तो हमें पता ही होगा। हो सकता है इन्हीं कंपनीज का फोन आपके हाथ में इस वक्त हो, हम नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म किया जा सके? जी, इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज। हाल फिलहाल में रिलायंस साइबर इलेस्टोमर्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी जो कि सिंथेटिक रबर्स को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को कहा कि अब चाइनीज रबर, जो कि दो तरीके की रबर है, हेलो आइसोब्यूटेरीन एंड आइसोपेरीन रबर्स, जो कि चाइना से आ रही है और इंडियन मार्केट्स को फ्लड कर रहे हैं, वो भी उतने प्राइस पे जो असल प्राइस से बहुत कम है। जब ये प्रोब केस आया तो डीजीटीआर ने इंक्वायरी बिठाई। डीजीटीआर इज एक्चुअली अ ट्रेड रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ इंडिया, जो कि ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है और मैल प्रैक्टिसेस जो कि ट्रेड में होती है उनको प्रिवेंट करता है, प्रोब्स देता है, इंक्वायरीज देखता है और प्रिवेंटिव एक्शन सजेस्ट करता है। अब आते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज पे। जब ये प्रोब हुई तो एक्चुअली प्राइमा फेसी एविडेंसेस हमारे पास थे कि हाँ, चाइनीज रबर इंडियन मार्केट्स में डंप की जा रही है, वो भी उन प्राइस में जो कि रॉ मटेरियल से भी सस्ते हैं। तो इन एविडेंसेस से हमें ये पता चला कि चाइनीज रबर इंडिया के मार्केट को फ्लड कर रही है। डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सजेशन दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली चेक करेगी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज उन ड्यूटीज या टैरिफ्स को बोलते हैं जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से आने वाली डंपिंग को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। ये कोई इलीगल ड्यूटीज नहीं है, ये WTO कंसेंटेड ड्यूटीज है जो कि एक्चुअली WTO अलाउ करता है ताकि हम हमारे डोमेस्टिक मार्केट्स को डंपिंग जैसी चीज़ों से बचा सकें। तो जो सवाल मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर सर, इसका जवाब आपको कंज्यूमर्स में, गवर्नमेंट में या फिर प्रोड्यूसर्स में नहीं मिलेगा। इनका जवाब मिलेगा जब आप एक अवेयर सिटीजन बनेंगे, क्योंकि इसीलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये डंपिंग किस तरीके से मार्केट्स में हो रही है। जब आप मार्केट में जाएं, आप किसी प्रोडक्ट को सस्ता एक दुकान पर देखें और वही सेम प्रोडक्ट महंगा दूसरी दुकान पर देखें, तो ये रियलाइज़ करें कोई आपको इतना सस्ता माल क्यों बेच रहा है। आप खरीदार बनने से पहले ज़रा अपने देश के बारे में सोचें कि क्योंकि इन्हीं डंपिंग के थ्रू चाइना जैसी कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज पर अपनी ट्रेड हेजेमनी, मोनोपोली को बढ़ाती है। इसी मोनोपोली से हमारी डिपेंडेंस बढ़ती है और हमारे मार्केट ना सिर्फ एक्सप्लॉइट होते हैं पर एक बहुत हैवी दर पर ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे मार्केट्स बंद हो जाते हैं, बहुत सारे दुकानें बंद हो जाती हैं और उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं। ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, ये हमारे मार्केट की सच्चाई है और बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हीं सच्चाई में गौर फरमाएं और एक अवेयर सिटीजन की तरह ये देखें कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ कब, कहाँ और किस तरीके से लगाई जा रही हैं, क्यों लगाई जा रही हैं, और जब हम माल खरीदने जाएं, कुछ भी सामान खरीदें, तो ये इंश्योर कर लें कि ये इंडिया में बने हैं और इनका प्राइस फेयर प्राइस हो। थैंक यू।